हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्क्यूज। आज के सेशन में हम लोग गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 10th ऑफ जून 2017 को पूछा गया, तो वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले। कहीं सबको पता ही होगा, अभी भी रिसेंटली गेटको ने 300 वैकेंसीज रिलीज कर दिए विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसीलिए आपको इस साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको गेटको का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इस साल में किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, इसलिए हमने आज इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कॉन्सेप्ट के साथ में आपके लिए मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए। 80 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे टेक्निकल के पूछे गए थे, 20 आपके नॉन टेक्निकल के पूछे गए थे। तो जो 80 क्वेश्चन है टेक्निकल के, आज हम लोग 40 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं आपको बता दूं, गेटको का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का डिटेल में सिलेबस ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड करा दिया। इसमें 10 से 15 मिनट का सेशन ही है, ठीक है, 10 to 12 मिनट्स का एक सेशन है। आप इसको जाके देखिएगा, इसमें मैंने डिटेल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, थोड़ा इसको आप ध्यान से देखिएगा गाइस, क्योंकि मैं बता दूं नॉर्मल जेईई का जो सिलेबस है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन है, तो उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल अगर आप डेडिकेटली प्रिपेयर करेंगे इस गेटको के लिए। और मैं आप बता दूँ कि अगर 300 नंबर ऑफ वैकेंसी तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने आपके लिए रिलीज़ किए, तो आप इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाए। तो चलिए हम लोग गाइस आज के सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू द वैट। वैट के इक्विवेलेंट इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है वो हमारा कौन सा नहीं है। एम्पियर्स पर वोल्ट होता है क्या? ठीक है, एम्पियर्स पर वोल्ट होता है क्या? नहीं, ये वैट का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्टेज इंटू करंट, दैट मीन्स ऑप्शन 2 भी हमारा करेक्ट है। पावर, वैट को दैट मीन्स जो वैट किसका यूनिट रहता है, ठीक है, जो हमारा I² R ड्रॉप रहता है, ठीक है, या फिर हम लोग V²/R जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग वैट में मेजर करते हैं। ठीक है, एम्पियर्स पर ओम, ठीक है, दैट मीन्स I²R लॉस जिसको हम लोग कहते हैं। जूल्स पर सेकंड भी हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, पावर मतलब क्या होता है? द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। पावर मतलब क्या होता है? रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकंड, उसी को हम लोग कहते हैं जूल पर सेकंड। ये भी इसका यूनिट है वैट का, बट एम्पियर पर वोल्ट ये हमारा वैट का यूनिट नहीं है। सीमेंस हम लोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। उसी तरीके से आपको वोल्टेज का अगर पूछा गया तो हम लोग क्या किस में मेजर कर सकते हैं? वैट अपॉन एम्पियर्स, जूल्स पर सेकंड पर अपॉन एम्पियर, जूल्स एम्पियर सेकंड हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग उसको कहते हैं जूल्स पर कूलम। ठीक है, वोल्टेज का ये अल्टरनेटिव यूनिट। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। 2017 का क्वेश्चन पेपर है गाइस, ध्यान में रखिएगा। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि इसके लिए सीरीज़ चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता दो, हम लोग इसकी सीरीज़ भी कंटिन्यू करा देंगे आपके एग्जामिनेशन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्सेज। हमारा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एक्टिव और यूनिलैटरल है, या फिर एक्टिव एंड बायलैटरल है, या फिर पैसिव एंड बायलैटरल है, या फिर पैसिव एंड यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल एलिमेंट मतलब क्या होता है कि जिसके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है, जगह दैट मीन्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती है विथ चेंज इन द पोलैरिटी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक पोलैरिटी है, ये हमारी माइनस प्लस है, अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देते, प्लस माइनस कर देते, तो हमारा जो सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन है अगर चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल element. That means unilateral element is an electrical circuit which is defined as the element whose VI characteristic changes on the reversal of the polarity of the applied voltage. ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिलैटरल। तो वोल्टेज सोर्स जो है हमारा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, एक हमारा एक्टिव एंड यूनिलैटरल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग क्विकली जा रहे हैं सेशन में, क्योंकि हमें 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, सो दैट आपके आज के सेशन में 40 क्वेश्चंस प्लस 40 क्वेश्चंस इस तरीके से मिलाते हुए आप क्विकली इस 80 क्वेश्चंस को ओवरव्यू करा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर KCL, दैट मीन्स KCL और KVL किसके लिए वैलिड है? तो KCL और KVL हमारे बोथ लीनियर सर्किट और नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। लीनियर सर्किट में हमारे पास में रजिस्टर्ड नेटवर्क रहता है, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर्स, इंडक्टर। नॉन लीनियर्स में हमारे पास में क्या क्या एलिमेंट आते हैं गाइस? डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर सर्किट्स हो गया, ये हमारे नॉन लीनियर में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो KCL लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, या फिर हम लोग कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, हम लोग लीनियर या फिर नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए दोनों के लिए लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द EMF ऑफ अ प्राइमरी सेल डिपेंड्स अपॉन। प्राइमरी सेल का जो EMF है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, प्राइमरी सेल दैट मीन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रहता है और एनोड और कैथोड रहता है, तो वो डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, और हमारा नेचर है किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर भी हमारी बेसिक EMF दैट मीन्स हमारे बेसिक सेल का जो EMF है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू इंक्रीज। सेल जो है हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं
उसके कारण क्या होता है कि हमारी वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है, करंट कैपेसिटी बढ़ती है, दोनों ही हो सकते हैं। लाइफ ऑफ सेल और एफिशिएंसी में कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, सेल्स हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सो दैट हम लोग करंट कैपेसिटी इंक्रीज कर सके, ठीक है। देखिए सेल्स अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया इस तरीके से, तो होता क्या है, ये 1.5 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट का सेल है, ठीक है। मान लो इसमें से अगर कितना करंट आ रहा है, 0.1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसमें से 0.2 एम्पियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टोटल करंट कितना आएगा, तो हमारा 0.3 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जो हम लोग सेल पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसके कारण हमारा यहाँ पे वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है, 1.5 वोल्ट ही रहेगा, बट इसका करंट यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी का उल्टा क्या होगा, अगर हम लोग सीरीज में सेल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा करंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसके जगह हम लोग मान लो वोल्टेज 1.5 है, 1.5, इसका टोटल वोल्टेज कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3 वोल्ट, 3.0 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम अगेंस्ट ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स के अगेंस्ट अगर हमें प्रोटेक्शन करना है हमारे पावर सिस्टम को, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग उसको यूज़ करते हैं सर्ज डाइवर्टर्स, ठीक है। एक हमारा सर्ज डाइवर्टर क्या रहता है, हमारे नॉन लीनियर रेजिस्टर्स रहते हैं जो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं स्पार्क गैप में, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे स्पार्क गैप रहती है और वो एज अ फास्ट स्विचेस करके एक्ट करते हैं, ये हमारे नॉन लीनियर रेजिस्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव्स के अगेंस्ट अगर हमारे पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना रहा तो हम लोग सर्ज डाइवर्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। द रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए ट्रिपल आर भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका यूनिट क्या था, किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखा करिएगा, किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड्स रहता है, और ये हमारा डिपेंड करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं वी मैक्स, इसका यूनिट क्या है अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। तो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बोथ, ये हमारा डिपेंड करता है बोथ कैपेसिटेंस एज वेल एज इंडक्टेंस पे, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डैश रिलेटिव परमिटिविटी। जो कैपेसिटेंस है हमारे कैपेसिटर का वो किसके रिलेटेड है, ठीक है, एप्सिलॉन ए बाय डी। ये एप्सिलॉन क्या है हमारा, ये हमारा परमिटिविटी, ठीक है, ये हमारे रिलेटिव परमिटिविटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, जहाँ पे दैट मीन्स जो कैपेसिटेंस है हमारे कैपेसिटर का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, वो हमारा डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लेट, ठीक है। और 1 फैराड इक्वल्स टू क्या होता है, 1 कूलम पर वोल्ट, ये ध्यान में रखिएगा, 1 कूलम पर वोल्ट रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, ठीक है। ये भी आपको कुछ फॉर्मूलाज ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेस द चेंज इन अ सर्किट वोल्टेजेस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ऐसा सर्किट कंपोनेंट जो हमारे चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज, तो वो रहता है हमारा कैपेसिटेंस। और अगर आपको सडन चेंज इन करंट पूछा गया तो वो रहता है हमारा इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर में से अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, सडनली करंट राइज होता है तो उसको अपोज करता है। जिस तरीके से हमारे कैपेसिटर में अगर एक हमारा पे कांस्टेंट वोल्टेज है वीसी, ठीक है, अगर हम लोग सडनली स्पाइक आती है तो इसको चेंज इन उसको वो अपोज करता है फॉर मोमेंटरीली, ठीक है, उस मोमेंट के लिए सिर्फ, ठीक है। हालांकि वो चेंज होता है, चार्ज होता है, बट सडन उसको चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। The current through the series RLC circuit under resonance condition will be, under resonance condition that means हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, और हमारा सर्किट कैसा बिहेव करने लग रहा है एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो हमारे जो एक्सएल और एक्सी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। तो हमारा करंट क्या है सीरीज RLC सर्किट में, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, हमारा इंडक्टर हो गया, ठीक है, ये एक्सी हो गया और ये एक्सएल, ये दोनों भी इक्वल है। तो हमारा जो वोल्टेज है, ठीक है, वो किसके, जो करंट कितना रहेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, सिंपल है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज व्हाट, ठीक है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है हमारा, वो है हमारा L/CR, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ये सर्किट इंपेडेंस ZR जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये हमारा प्योरली रेजिस्टिव रहता है क्योंकि उसमें कोई भी हमारा फ्रीक्वेंसी टर्म्स प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द रेटेड वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज। 3 फेज पावर सिस्टम का रेटेड वोल्टेज हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज से। लाइन टू लाइन वोल्टेज रहता है VL, ठीक है, VL RMS जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इन द फेज सर्किट द कैपेसिटर इज बैंक कनेक्टेड टू इन अ डेल्टा टू मेक, ठीक है। अगर हमें
क्या पावर फैक्टर इंप्रूव करना है 3 फेज सर्किट में, तो हम लोग कैपेसिटर बैंक जो हम लोग कनेक्ट करते हैं डेल्टा सर्किट में, सो दैट हम लोग क्या कर सके उससे कि कैपेसिटेंस हमारा काफ़ी कम कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, इफ द रीडिंग ऑफ अ 2 वाट मीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आपको पता है 3 फेज, ये देखिए 3 फेज को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास एक मेथड रहती है 2 वाट मीटर मेथड, ठीक है। उसके ऊपर 4 केसेस रहते हैं, हालांकि काफ़ी बार उसको पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या पूछा गया है, अगर इफ द रीडिंग ऑफ अ 2 वाट मीटर आर इक्वल एंड पॉजिटिव इन 2 वाट मीटर मेथड, द लोड पावर फैक्टर इन अ बैलेंस 3 फेज 3 वायर सर्किट विल बी व्हाट, ठीक है। अगर हमारे 2 वाट मीटर के W1 के और W2 के रीडिंग वो इक्वल है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है, तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर क्या रहता है, वो रहता है हमारा यूनिटी का। मैंने काफ़ी बार आपको पढ़ा दिया, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। पहले केस में क्या रहता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते, ठीक है। जब हमारा फाई हमारा 0 डिग्री रहता है, दैट मीन्स पावर फैक्टर क्या रहेगा, कॉस ऑफ फाई, वो रहेगा हमारा यूनिटी। इस केस में हमारा जो वैल्यू W1 का रहता है, W1 का वो रहता है हमारा 3/2 VP IP, और W2 का वैल्यू क्या रहता है 3/2 VP IP, ठीक है। दैट मीन्स W1 इज इक्वल्स टू W2, कौन से कंडीशन में, ठीक है, जब हमारा फाई 0 डिग्री है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा कॉस फाई 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा फाई जो है हमारा 30 डिग्री रहता है, तो उस केस में जो W1 का रीडिंग है वो रहेगा हमारा ट्वाइस ऑफ W2, ठीक है, जब हमारा फाई का वैल्यू 30 डिग्री रहता है। उसी तरीके से जब हमारा फाई का वैल्यू 90 डिग्री रहता है गाइस, तब भी हमारा कंडीशन क्या रहता है, 1 वाट मीटर हमारा इक्वल एंड अपोजिट रहता है दूसरे के बराबर। जब हमारा फाई का वैल्यू 90 डिग्री रहता है, तो इस केस में हमारा पावर फैक्टर क्या रहेगा, पावर फैक्टर रहेगा हमारा 0। तो ध्यान में रखिएगा, जब हमारा पावर फैक्टर 0 रहता है, तब हमारा वाट मीटर 1 रीडिंग शो करता है इक्वल एंड अपोजिट टू द वाट मीटर ऑफ 2, ठीक है। जब हमारा फाई जो है वो 60 डिग्री रहता है, इस केस में हमारा 1 वाट मीटर का रीडिंग 0 रहता है, ठीक है। तो ये कुछ 4 कंडीशंस है, आपको क्लासेस में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इन अ 3 फेज सप्लाई फ्लोटिंग न्यूट्रल इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट मे रिजल्ट इन अ डैश अक्रॉस द लोड। फ्लोटिंग न्यूट्रल हमें अनडिजायरेबल रहता है, ठीक है, 3 फेज सप्लाई में, ठीक है। देखिए फ्लोटिंग न्यूट्रल हो गया, ठीक है, न्यूट्रल ये मान लो RYB फेज से। तो होता क्या है कि फ्लोटिंग न्यूट्रल में इसके कारण अनइक्वल लाइन वोल्टेजेस हमारे क्रिएट हो जाते हैं। मान लो कोई एक फॉल्ट आ गया, ठीक है, लाइन टू ग्राउंड या फिर डबल लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया, तो कोई भी फॉल्ट आने के कारण में ये न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण देखिए न्यूट्रल अपसेंट होने के कारण होता क्या है कि ये हमारा एज अ फ्लोटिंग न्यूट्रल करके हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पे वो फिनोमिना प्रेजेंट हो जाता है। तो हमारा जो वोल्टेजेस है, लाइन वोल्टेज है, वो अनइक्वल हो जाते हैं। ये इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका जो परिणाम होता है वही हमारा होता है कि वहाँ पे हमें अनइक्वल लाइन वोल्टेजेस देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज हॉल कोएफिशिएंट इज 0। अगर आपने ये देखा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इसका करेक्ट आंसर उन्होंने मार्क किया इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट मीन्स ये आंसर इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंसुलेटर। देखिए होता क्या कि कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर में वो हमारी 0 रहती है, क्योंकि जो हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में काफ़ी बड़ी गैप रहती है, ओके। और इसी के कारण आपको पता होगा कि हॉल कोएफिशिएंट जो रहता है वो डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन पे, इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके मोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स पे, ठीक है, और वो डिपेंड करता है हमारे मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स पे। बेसिकली आई अपोलॉजिज फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ डू इग्नोर इट, ठीक। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन पे हमारे डिपेंड करता है, और वो मोबिलिटी ऑफ कैरियर पे भी वो डिपेंड करता है, ठीक है, हॉल कोएफिशिएंट। तो ये बेसिकली इंसुलेटर में हमारा हॉल कोएफिशिएंट हमारा 0 रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि जो पेपर है ऑफिशियल पेपर है, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मार्क करके रखा है, बट मैंने आपको बता दिया वो गलत मार्क किया था उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज डैश टाइम्स ऑफ द कॉपर। आपको पता है कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, और उसका बेसिक फैक्टर है हमारा 0.6 टाइम्स, ठीक है। दैट मीन्स कॉपर की जो एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी है हमारी 0.6 टाइम्स ऑफ कॉपर है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल इज यूज्ड इन LCD डिस्प्ले, जिसको हम लोग कहते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल्स हम लोग मेनली डिस्प्ले डिवाइसेस और थर्मल सेंसर्स में यूज़ किया जाता है,
ठीक है। ऑप्शन ये होगा हमारा LCD डिस्प्ले टाइप ऑफ, इसमें हम लोग लिक्विड क्रिस्टल जो टेक्नोलॉजी है हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। द रेटिंग ऑफ फ्यूज़, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। फ्यूज़ का रेटिंग हम लोग किस में मेजर करते हैं? एम्पियर्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट के रेटिंग पे ही तो वो ये ब्लोन ऑफ होता है या नहीं होता है, ये हमारा डिसाइड होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। करंट का जो फ्यूज़ का रेटिंग है हमेशा डिसाइड किया जाता है करंट के रेटिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिकनेस ऑफ अ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो हमारी थिकनेस है हमारी इंसुलेशन के ऊपर का जो कंडक्टर रहता है, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर का जो इंसुलेशन रहता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आप कभी भी इसको करंट रेटिंग पे मार्क करके मत आना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान में रखना होगा इंसुलेशन हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, सो दैट हम लोग हमारे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके, सो दैट हमारा जो इसमें से मान लो दो आजू बाजू के जो एडजेसेंट कंडक्टर्स है इसके बीच में कुछ हमारे इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके, तो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट हमारे बीच का इसका जो ब्रेकडाउन है वो नहीं हो। तो इसके करंट रेटिंग पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमारा डिपेंड करता है जो थिकनेस है इसकी इंसुलेशन की, कितना थिक है ये, वो डिपेंड करता है इसकी वोल्टेज रेटिंग पे। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का इसमें से जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू बोला है, ठीक है। इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और ये नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये SF6 गैस बेसिकली मेनली 2.5 टाइम्स ऑफ इसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी रहती है 2.5 टाइम्स ज़्यादा है एयर के कारण, एयर से, ठीक है, तो ये आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी। ये हमारा हाईली इन्फ्लेबल है क्या? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्यूज इज डैश, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल आप देख सकते हो, 2017 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, इस साल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है 300, तो इस साल भी हम लोग इसके अकॉर्डिंगली आपका जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो सो दैट आपको जो प्रिपरेशन है अच्छी तरीके से हो जाएंगे गाइस, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपका डेफिनेट सिलेक्शन हो सके, ठीक है। 300 नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी गुड, ठीक है, आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। जो स्टूडेंट डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो कभी भी आपको होप जो लूज़ नहीं करना, और आपकी जो कंटिन्यूशन प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूशन में शुरू रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अ फ्यूज इज डैश। फ्यूज हम लोग कौन से पोलैरिटी में लगाते हैं या फिर हम लोग कौन से फेज में लगाते हैं, फेज में लगाते हैं या फिर न्यूट्रल में लगाते हैं, तो हम लोग बेसिकली फेज वायर में हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है? फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन अ न्यूट्रल वायर। तो मेनली हम लोग फ्यूज को कहाँ कनेक्ट करते हैं? ये हम लोग फेज सर्किट में, फेज टर्मिनल में भी यहाँ पे इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपने इस तरीके से बेसिक्स क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। लैम्प्स इन स्ट्रीट लाइट्स आर ऑल कनेक्टेड इन। आपको पता है जो स्ट्रीट लाइट में लैम्प्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, वो कौन से फैशन में कनेक्टेड रहते हैं? वो सिंपल है, पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं सारे। वो सीरीज़ में कनेक्टेड रहता, तो अगर मान लो एक इसमें ब्रेकडाउन होता था तो वो कम्प्लीटली सारे जो बल्ब्स हैं वो हमारे डिस्कनेक्ट हो जाते थे। बट हम लोग नॉर्मली जो हमारे घर की भी वायरिंग रहती है वो पैरेलल में ही कनेक्टेड रहती है। और सो लाइक जो लैम्प्स इन स्ट्रीट लाइटिंग्स आर ऑल्सो कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। गैल्वनाइज्ड स्टील वायर इज यूजुअली यूज्ड इन। गैल्वनाइज्ड स्टील वायर हम लोग स्टे वायर करके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में, या फिर अगर हम लोग अर्थ वायर में भी इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। इसको हम लोग कहते हैं गैल्वनाइज्ड वायर, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं गैल्वनाइज्ड स्टील वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। हाइड्रो पावर स्टेशन, व्हाट इज द इन अ हाइड्रो पावर स्टेशन what is an enlarged body of a water just above the intake and used as a regulating reservoir। regulating reservoir को दैट मीन जो पानी फ्लो हो रहा है उसको हम लोग रेगुलेट करने के लिए एक ऐसा एक छोटा सा पॉइंट या फिर हम लोग कह सकते हैं फॉरबे रहता है वहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फॉरबे। ये देखिए, ये है हमारा फॉरबे, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे पानी स्टोर रहने के कारण हम लोग इसको रेगुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं रहता, मान लो यहाँ पे नहीं रहता, तो जो वेव्स आ रही है इसके कारण यहाँ पे पेनस्टॉक फूट जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो वाटर फ्लो हो रहा है वो रेगुलेट नहीं हो रहा है। अब यहाँ तक बात कर रही है, यहाँ तक तो पानी मेंटेन रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना भी टर्बुलेंसेस आए, ठीक है, जो पानी फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है, जो वाटर फ्लो हो रहा है वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा इस पेनस्टॉक में से। तो ये हमारा फॉरबे का ये काम रहता है, ठीक है, रेगुलेट करता है हमारे रिजर्वायर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द एफिशिएंसी ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लेस देन दैट ऑफ अ कन्वेंशनल फ्यूल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट बिकॉज, ठीक है, जो एफिशिएंसी है न्यूक्लियर पावर प्लांट की हमारी कम रहती है कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट से। वो क्योंकि हमारा वो क्यों रहते हैं हमारा, क्योंकि हमारा
टेम्परेचर लो रहता है और प्रेशर कंडीशन भी हमारी लो रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ड्यू टू द लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज द साइज ऑफ थर्मल जनरेटिंग यूनिट इंक्रीज, अगर मान लो यहाँ पे थर्मल जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, उसकी साइज अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हमारी कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट, एक किलोवाट को लगने वाली जो लागत है, ठीक है, वो हमारी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, हमें पूछा गया, तो हमारी कम हो जाएगी। जितना हम लोग बड़ा थर्मल जनरेटिंग यूनिट बढ़ाते हैं उसके कारण हमारी कैपिटल कॉस्ट जो रहती है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है पर किलोवाट, वो हमारी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मान लो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना आप बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे हम लोग डेवलप करोगे उतना ही आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो हमारी कम हो रही है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर सेल इज अबाउट, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी रहती है सोलर सेल की, वो हमारी रहती है 0.15 से लेके 0.2 तक, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल एफिशिएंसी है, बट मैक्सिमम अभी तक की आई हुई हमारी 42% तक सोलर एफिशिएंसी हम लोग अचीव कर पाए, बट ये हमारी लेबोरेटरीज में ही रहता है। बट अराउंड 0.15 हमारी एफिशिएंसी रहती है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं 15% ये हमारी सोलर एफिशिएंसी पर सेल की, ठीक है। द फंक्शन ऑफ अ सर्च टैंक इज टू, देखिए हाइड्रो पावर स्टेशन में सर्च टैंक का फंक्शन क्या रहता है, वो ये क्या कहता है, रिलीव वाटर हैमर प्रेशर इन द पेनस्टॉक पाइप। ये जो हमारा पेनस्टॉक पाइप है इसमें जो वाटर हैमरिंग इन फिनोमेना रहता है उसको हम रिलीव करते हैं, रेगुलेट करता है, ठीक है। ये हमारा है सर्च टैंक का काम, ठीक है, ये होता है हमारा सर्च टैंक यहाँ पे, ठीक है। अ पावर सिस्टम नीड्स अ इंजेक्शन ऑफ VAR, ठीक है, VAR रिएक्टिव पावर हमें इंजेक्शन करने की ज़रूरत रहती है हमारे पावर सिस्टम में। वो कौन से लोड पे रहती है, वो हमारे पीक लोड पे भी रहती है और ऑफ पीक लोड पे भी रहती है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फिर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। द आउटपुट ऑफ अ सोलर सेल इज इन द ऑर्डर ऑफ, सोलर सेल का जो आउटपुट पावर रहता है वैटेज में, वो कौन सा ऑर्डर में रहता है, एक सोलर सेल का हमारा 1 वाट का रहता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1 वाट का रहता है। वाटर हैमर ऑकर्स, देखिए यहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशन पे, देखिए पावर सिस्टम से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, हाइड्रो पावर से पे ही आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। वाटर हैमरिंग इफेक्ट कहाँ पे होता है, वो हमारे पेन स्टॉक में होता है, अभी मैंने आपको बताया वाटर हैमरिंग इफेक्ट जो रहता है हमारे इस पेन स्टॉक में होता है। इन अ थर्मल पावर प्लांट, ये देखिए हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट में प्रेशर जो रहता है हमारे वर्किंग फ्लूइड साइकिल के, वो किसके कारण डेवलप होता है, तो वो डेवलप होता है ड्यू टू फीड वाटर पंप। इन अ थर्मल पावर प्लांट द प्रेशर इन द वर्किंग फ्लूइड इस साइकिल इज डेवलप्ड बाय द फीड वाटर पंप। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द इंजेक्शन ऑफ अ VAR इज रिक्वायर्ड टू, रिएक्टिव पावर को हम लोग इंजेक्ट क्यों करते हैं, सो आपको ध्यान में रखना होगा कि हम लोग जो VAR जो इंजेक्ट करते हैं वो हम लोग वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, टू गेट अ गुड वोल्टेज प्रोफाइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल डज अ मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क, मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट कौन से साइकिल पे वर्क करता है, तो हमारा वर्क करता है रैंकाइन साइकिल पे, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वो देखिएगा रैंकाइन साइकिल पे हमारे मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स और स्टीम टर्बाइन सिस्टम में हमारे वर्क करते हैं। ब्रेटन साइकिल पे हमारा गैस टर्बाइन वर्क करता है, बाइनरी वेपर साइकिल पे हमारा जियोथर्मल पावर प्लांट वर्क करता है, और ऑटो साइकिल पे हमारा SI इंजन दैट मीन्स पेट्रोल इंजन वर्क करता है। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। लोड शेडिंग इज डन फॉर, जो आपको लोड शेडिंग होती है, ठीक है, वो क्यों की जाती है, जो आपका ग्राफ रहता है, ठीक है, जो लोड कर्व रहता है हमारा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीक के अचीव हो, एक पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट को अचीव करने के बाद में, ठीक है, उसको ट्रिप किया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर लोड को हम कट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लोड शेडिंग। वो क्यों किया जाता है कि सो दैट हम लोग जो पीक डिमांड है हमारी सिस्टम की उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। कंट्रोल रॉड यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड अप ऑफ, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड बनाए जाते हैं वो हमारे किसके कारण, कौन से मटेरियल के रहते हैं, बोरॉन, जिर्कोनियम, लीड, बेरिलियम। तो बोरॉन के हम लोग कंट्रोल रॉड यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। In a load duration curve for an integrated power system, the uppermost crest represents the energy contributed by the which of the following। जो लोड ड्यूरेशन कर रहे थे हमारे इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम्स में, तो अपरमोस्ट जो क्रेस्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो हमारी नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशंस के द्वारा, ये जो हमारे नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज है उसके कारण जो हम लोग एनर्जी फीड करते हैं सिस्टम में वो हमारे बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। दैट मीन्स जो अपर मोस्ट हमारा क्रेस्ट है ये हम लोग
ये जो पावर हम लोग किसके कारण फीड करते हैं, ठीक है, बेस लोड के कारण हमारे जो बेस लोड प्लांट्स है ये तो इतना वर्क करती है, ठीक है। बट जो हमारे पीक डिमांड जब भी आते हैं तब हमारे एक्ट कब कौन से करते हैं, नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशंस करते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिमांड फैक्टर हमारा रेशियो किसका किसका है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, और ये यूजुअली लेस देन 1 रहता है डिमांड फैक्टर, और ये हम लोग किसके लिए पता करने के लिए फ़ायदेमंद रहता है, और या फिर हम लोग डिमांड फैक्टर यूज़ करने का क्या बेनिफिट है, ये हमारा टू नो द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, कैपेसिटी जो है हमारी प्लांट इक्विपमेंट की हम लोग पता करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, इन अ सुपर हीटर, सुपर हीटर में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारा प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, सुपर हीटर में हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो हमारे स्टीम रहते हैं उसको हम लोग सुपर हीट करते हैं, और उसके कारण और उसी तरह उसी मोमेंट पे हमारा प्रेशर भी वहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइस, हमने आज 40 क्वेश्चंस क्विकली डिस्कस कर लिए, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट सेशन में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ गेट को। कि आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे बताइए। कोई भी आपकी छोटी से छोटी क्वेरी रहती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करेगा। अगर आपको सिलेबस देखना हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, अच्छी तरीके से उसको जाकर देखिएगा कौन से पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सेशन की अर्ली रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आशा करो तो आपका आज का सेशन समझ में होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।